नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आजकल मैंने आधुनिक भारत पर एक सीरीज चला रखी है और उसमें आधुनिक भारत पे विभिन्न विषयों पे वीडियो बना के डाल रहा हूं। एक तरफ तो गवर्नर जनरल्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई, जिनमें अभी आगे बहुत जल्दी लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन इत्यादि के ऊपर आप वीडियो देखेंगे। साथ ही साथ मैंने नेशनल मूवमेंट के ऊपर भी काम करना शुरू किया है। तो अभी रौलट एक्ट पे मैंने एक वीडियो डाली थी। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के ऊपर, जो कि 1919 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक हमारे यहाँ गांधी जी द्वारा चलाया गया। और खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ और कैसे ये विस्तरित हुआ, इसके क्या कार्यक्रम थे और इसके क्या परिणाम हुए, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन इसके पहले मैं आपको अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने कमेंट्स वगैरह अवश्य दें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं, किस तरह की वीडियोस वगैरह चाहते हैं। तो फिलहाल आइए हम प्रारंभ करते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। मित्रों, खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ होने के समय तक देश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय चेतना का निर्माण हो चुका था। जैसे आपने देखा रौलट एक्ट वगैरह के समय में हुआ था। उसके बाद फिर जलियांवाला बाग कांड हुआ, तो महात्मा गांधी का आगमन हो चुका था भारतवर्ष में और उन्होंने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि रौलट एक्ट विरोधी आंदोलन ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक तरह के भाईचारे की भावना विकसित कर दी थी, भ्रातृभाव की भावना विकसित कर दी थी और उन्हें राजनीतिक आंदोलन में एक साथ लाके खड़ा कर दिया था। मुसलमान हिंदू नेताओं को मस्जिदों में भाषण देने के लिए बुलाते थे। इसी तरह से आप देखें, जो हिंदू थे वो भी मुसलमान नेताओं को बहुत आदर देते थे, बहुत इज्जत देते थे। अब जैसे आप अमृतसर का उदाहरण ले लीजिए कि अमृतसर में डॉक्टर किचलू को सिखों ने जो है स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंप दी थी। तो यह एकता सरकारी दमन का परिणाम थी और इसी वातावरण में मुसलमानों की राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने खिलाफत आंदोलन का रूप ले लिया। भारतीय मुसलमानों की तुर्की के सुल्तान के प्रति सहानुभूति थी। क्योंकि वह इस्लामी जगत का खलीफा या धार्मिक नेता समझा जाता था। 1913 से 15 ईस्वी के बीच में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मोहम्मद अली ने भारतीय मुसलमानों को तुर्की साम्राज्य और पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों की तुर्की के प्रति नीति के संबंध में काफ़ी जानकारी दी थी। उनको कहने का मतलब कह लीजिए कि उनको राजनीतिक रूप से शिक्षित किया उन्होंने। और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने इंग्लैंड के विरुद्ध या जर्मनी का साथ दिया और युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने घोषणा की कि तुर्की की अखंडता और उसके अधीन एशियाई प्रदेशों पर उसका नियंत्रण बना रहेगा, यथास्थिति बनी रहेगी। किंतु युद्ध के बाद अगर देखें, जब युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध के बाद पेरिस वगैरह में जो समझौता हुआ, पेरिस पीस ट्रीटी साइन की गई, तो ब्रिटेन और उसके जो साथी थे उन्होंने तुर्की साम्राज्य का बंटवारा कर दिया और जो तुर्की से थ्रेस का इलाका था वो ले लिया था, जो कि लॉर्ड जॉर्ज जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उसकी जो पहले की जो उसने घोषणा की थी, उस घोषणा के विपरीत
उसका यह कार्य था। तो अतएव जल्द ही अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी आदि के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी बनी और एक देशव्यापी खिलाफत आंदोलन का आयोजन किया गया। तो इस तरह से मतलब ये पृष्ठभूमि थी जिसमें खिलाफत आंदोलन ने जन्म लिया। मित्रों, नवंबर 1919 में दिल्ली में एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई। गांधी जी इस सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन में मुसलमानों ने मित्र राष्ट्रों की विजय के उपलक्ष्य में आयोजित जो सार्वजनिक उत्सव इत्यादि थे उनमें भाग लेने तथा ब्रिटेन द्वारा तुर्की के साथ न्याय न करने की स्थिति में बहिष्कार एवं असहयोग का निर्णय लिया। अमृतसर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आंदोलन ने अमृतसर कांग्रेस में और मुस्लिम लीग के आंदोलन का जोरदार समर्थन किया गया। तिलक ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर माना और आंदोलन का उन्होंने भी समर्थन किया, मुस्लिम लीग ने भी समर्थन किया। तो 10 मार्च 1920 को गांधी जी ने एक घोषणा जारी की जिसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ने की अपील की। 19 मार्च को देश भर में शोक दिवस मनाया गया। तो मित्रों, इस तरह से हम ये देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन की पूरी जो पृष्ठभूमि थी वो अब तैयार थी। इसी बीच में सरकार ने रौलट एक्ट जो था उसको रद्द करने और पंजाब की जो घटनाएं, जो नृशंस घटनाएं हुई थी, वहाँ पे गोली वली चली थी, जलियांवाला बाग कांड वगैरह हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति करने या स्वराज की मांग जो थी राष्ट्रवादियों की, इन सब के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया। यानी उन्होंने कह दिया कि न तो रौलट एक्ट वापस लेंगे, न पंजाब की नृशंसताओं के लिए कोई क्षतिपूर्ति देंगे और न ही स्वराज की मांग पर वो कोई विचार करेंगे। तो इस तरह से जो जन आक्रोश था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। 9 जून 1920 को इंग्लैंड में एक खिलाफत कमेटी की बैठक हुई और उसमें असहयोग आंदोलन को मित्रों 4 चरणों में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। अब वो 4 चरण क्या थे? वो 4 चरण ये थे। पहली बात तो ये थी कि उपाधियों का त्याग और सरकारी जो नौकरियां थी, सरकारी जो मान पद थे, उन मान पदों से इस्तीफा देना, ये पहली बात थी। ध्यान दीजिए मेरी बात पे कि असहयोग आंदोलन जो है, जो खिलाफत और सहयोग आंदोलन था, उसको 4 चरणों में पूरा करने का निर्णय लिया गया। पहली बात क्या थी? उपाधियों का त्याग करना, मान पदों से इस्तीफा। दूसरी बात, पुलिस के अलावा अन्य सभी असैनिक सरकारी सेवाओं से इस्तीफा। पुलिस और सैनिक सेवाओं से भी इस्तीफा देने का बाद में निर्णय कर लिया गया। तीसरी बात ये थी, चौथी बात ये थी कि कर देने से इनकार करना, टैक्स देने से इनकार करना। तो 1 अगस्त से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। दुर्भाग्यवश उसी रोज तिलक की मृत्यु हो गई 31 जुलाई की रात्रि में, और फिर भी 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन जो है वो बड़े जोर शोर से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले गांधी जी इसमें शामिल हुए और उन्होंने अपनी जो भी उपाधियां वगैरह थी उसको उन्होंने लौटा दिया। सरकार के साथ असहयोग क्या था? असहयोग आंदोलन का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो आइए वो हम समझ लें कि सरकार के साथ असहयोग वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इसका अर्थ था युद्ध की घोषणा। फर्क सिर्फ ये था, अंतर सिर्फ इतना था कि यह युद्ध एक अहिंसक युद्ध था और निस्संदेह यह एक अनोखा युद्ध था। इसमें विपक्षियों को कष्ट पहुंचाने के बजाय आंदोलनकारियों ने स्वयं ही नाना प्रकार के कष्ट झेले। इस युद्ध में अधिक अनुशासन की आवश्यकता थी, अधिक बहादुरी की आवश्यकता थी, अधिक सहन शक्ति की आवश्यकता थी, बलिदान और धैर्य की आवश्यकता थी।
इसमें शत्रु के विरुद्ध कोई दुर्भावना नहीं रखी जाती थी, शत्रु के विरुद्ध कोई क्रोध या घृणा की भावना नहीं रखी जाती थी, बल्कि इस युद्ध में परिणाम की परवाह किए बिना केवल इस युद्ध के उद्देश्य को के औचित्य को ध्यान में रख करके बहुत ही अनुशासन के साथ, विश्वास के साथ अपने रास्ते पर अडिग रहने की आवश्यकता थी। यानी कि जो भी इस युद्ध में जो आंदोलनकारी थे वही योद्धा थे इस युद्ध के, और उनसे अधिक अनुशासन की अपेक्षा थी, उनसे अधिक सहनशीलता की अपेक्षा थी, और अपने निश्चय पर अडिग रहने की उनसे अपेक्षा की जाती थी। तो कुल मिलाकर के यह एक शांतिपूर्ण विद्रोह था जिसको चलाना बहुत ही कठिन कार्य था, लेकिन फिर भी इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। मित्रों, असहयोग आंदोलन के 2 प्रकार के उद्देश्य थे, आप ध्यान दीजिए। पहला उद्देश्य जो था वो रचनात्मक उद्देश्य था, यानी कंस्ट्रक्टिव। दूसरा उद्देश्य जो था वो ध्वंसात्मक था, ध्वंसात्मक यानी डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव 2 इसके जो उद्देश्य थे वो थे, 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। रचनात्मक गतिविधियों को चलाने के लिए तिलक के नाम पर 1 करोड़ रुपए का फंड या कोष इकट्ठा करने, अंग्रेजी सरकार की अदालतें, शिक्षा संस्थाओं और विदेशी माल के बहिष्कार को सफल बनाने के लिए 1 करोड़ सदस्यों की स्वयंसेवक सेना तैयार करनी थी। यानी 1 करोड़ रुपए का तो फंड इकट्ठा करना था, सीधे साधे शब्दों में समझ लें। और साथ ही साथ चूंकि ब्रिटिश सरकार की अदालतों का बहिष्कार करना था, उनकी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करना था, और साथ ही साथ विदेशी माल का बहिष्कार करना था। तो इसके लिए 1 करोड़ स्वयंसेवक चाहिए थे जो लोगों को जागरूक करें। तो उनकी सेना तैयार करने की बात भी कही गई रचनात्मक कार्यों में। साथ ही साथ जो बेरोजगार थे या अर्ध बेरोजगार थे उनको काम दिलाने के लिए 20 लाख चरखों की व्यवस्था की जानी थी, और 20 लाख चरखे लोगों में बांटे जाने थे। तो विदेशी वस्त्रों की जगह, जिससे कि भारत में बने खादी के वस्त्रों का प्रयोग हो सके, तो खादी के वस्त्रों के प्रयोग का निश्चय किया गया। तो मित्रों, ये तो रचनात्मक उद्देश्य थे जिसमें बेरोजगारी दूर करने की बात कही गई, फंड इकट्ठा करने की बात की गई, स्वयं सेवकों की सेना बनाने की बात की गई, चरखे बांटने की बात की गई। साथ ही साथ कुछ इसके ध्वंसात्मक उद्देश्य भी थे। असहयोग आंदोलन के ध्वंसात्मक उद्देश्यों में जो प्रमुख थे वो क्या थे? ध्वंसात्मक उद्देश्यों में जो प्रमुख थे वो ये था कि अदालतों का बहिष्कार, क्योंकि अदालतों में जो विदेशी होते थे वही जज वगैरह होते थे, वही लोग फैसला करते थे। जनता न्यायालयों की स्थापना करना, उसके स्थान पे सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करना तथा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, और केंद्रीय असेंबली और प्रांतीय काउंसिलों के चुनाव का बहिष्कार करना, सरकारी सामानों, उपाधियों आदि का त्याग, सरकारी समारोहों का बहिष्कार, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, और स्वदेशी को प्रोत्साहन देना, नशाबंदी इत्यादि को प्रोत्साहन देना। तो ये सब जो कार्य थे वो दूसरी श्रेणी में आते थे। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन ने देश भर में एक हलचल सी मचा दी। पूरे देश में एक हलचल मच गई। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जैसे लोगों ने वकालत छोड़ दी। अनेक शिक्षण संस्थाएं खोली गईं। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी कॉलेजों एवं स्कूलों को छोड़ दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना मोहम्मद अली ने की। सुभाष चंद्र बोस ने ICS की नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में उन्होंने प्रिंसिपल का काम संभाल लिया। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वो प्रैक्टिस करते थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ से उन्होंने विदा ले ली और असहयोग आंदोलन में वो भी सम्मिलित हो गए।
असहयोग आंदोलन दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता गया। जो तिलक के कोष में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया था, तो लक्ष्य से अधिक रुपया इकट्ठा हो गया। शिक्षण संस्थाओं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बहुत तेजी से तो नहीं हो सका, फिर भी काफ़ी सफल रहा। वास्तव में बहुत सारे विद्यार्थी नए कॉलेजों में प्रवेश नहीं पा रहे थे, क्योंकि अभी नए नए कॉलेज खुले थे, उनमें अभी अध्यापकों की व्यवस्था करनी थी, वहाँ पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था करनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। तो इसके कारण बहुत सारे विद्यार्थियों को नए स्कूल कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिला, जिसके कारण वो फिर से पुरानी जगहों पे लौट गए। शराब के बहिष्कार से सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सरकार उस समय कई लाख रुपए का नुकसान हुआ सरकार को शराब का बहिष्कार करने से। तो मित्रों, 20 माह तक खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन बहुत जोर शोर से चला। इस बीच अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। जून 1920 ईस्वी में अब्दुल बारी ने कई उलेमाओं के हस्ताक्षर से युक्त एक फतवा निकालकर भारत को दारुल हरब घोषित किया। इस फतवे में मुसलमानों को 2 ही रास्ते बताए गए। एक तो बताए गए थे जिहाद का रास्ता अथवा हिजरत का रास्ता, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिहाद करना, या हिजरत का रास्ता यानी देश का त्याग कर देना। तो मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना के मुस्लिम सिपाहियों से सेना की नौकरी छोड़ देने का आह्वान किया था। नवंबर 1921 में ब्रिटेन की युवराज भारत आए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उनका बहिष्कार करने का निर्णय किया। वो जहां भी गए उनका विरोध किया गया। बम्बई में स्थिति काबू के बाहर हो गई और पुलिस का दमन चक्र बड़ी तेजी से चला वहां पर। 10 दिसंबर 1921 ईस्वी को चित्तरंजन दास गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को छोड़कर बाकी सारे जो महत्वपूर्ण नेता थे देश के, वो गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 1921 ईस्वी के अंत तक इतने लोगों को, 3000 लोगों को पकड़ करके जेलों में बंद कर दिया गया था। तो इस तरह से मित्रों हम ये देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो था वो उसका काफ़ी असर पड़ने लगा था और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि ये तेजी पकड़ता जा रहा था। दिसंबर 1921 के अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जब तक पंजाब और खिलाफत संबंधी अन्यायों का निराकरण तथा स्वराज की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक अपेक्षाकृत अधिक उत्साह के साथ अहिंसक असहयोग के कार्यक्रम को चलाने के कांग्रेस के दृढ़ इरादे की पुष्टि की गई उस कांग्रेस में। यानी ये कहा गया कि जब तक कि इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक जो है ये आंदोलन चलता रहेगा। उसके प्रति काफ़ी दृढ़ता दिखाई गई और इस तरह से इस आंदोलन के तरीके एवं उद्देश्य के बारे में निर्णय लेने के लिए गांधी जी को ही सर्वे सर्वा नियुक्त कर दिया गया कि गांधी जी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि 7 दिनों के अंदर, ध्यान दीजिए तारीख याद रखिए, 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने ये घोषणा की कि यदि 7 दिनों के अंदर सारे राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ा जाता और प्रेस को सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं किया जाता तो वे कर बंदी सहित सविनय अवज्ञा आंदोलन और भी बड़े पैमाने पर प्रारंभ कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश 4 फरवरी को चौरी चौरा, गोरखपुर के पास चौरी चौरा स्थान है, चौरी चौरा में एक क्रुद्ध भीड़ ने 22 पुलिस वालों को थाने में जिंदा जला दिया। गांधी जी मन, वचन और कर्म से पूर्णतः अहिंसा के पुजारी थे और इस नैतिक सिद्धांत से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था, यानी वो अहिंसा से बहुत प्रेम करते थे। अब ये जो इस नैतिक सिद्धांत का जो उल्लंघन हुआ, यानी जो अहिंसा को छोड़ दिया गया,
और इस तरह की हिंसा की घटना हुई, इससे गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा, उन्हें बहुत दुख पहुंचा। और यह भी बिल्कुल साफ मालूम होता था कि हिंसा अपनाने से अव्यवस्था और अनुशासनहीनता फैलेगी। तो मित्रों, अतएव सत्याग्रह स्थगित करने के लिए 12 फरवरी को गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई गई। नेहरू सहित कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे थे जो इससे बड़े रुष्ट हुए, यानी कि वो आंदोलन को स्थगित नहीं करना चाहते थे, किंतु गांधी जी ने सत्याग्रह को स्थगित करने का ही निर्णय लिया। तो इस तरह से गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि किसी तरह की हिंसा हो, वो और अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, जबकि बहुत सारे दूसरे नेता जो थे वो नाराज थे। अब देखिए, अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और 10 मार्च 1922 को उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस अवसर पर गांधी जी ने एक ऐतिहासिक बयान दिया। वो बयान आप किताबों में पढ़ सकते हैं। बहुत ही ओजस्वी भाषण गांधी जी ने दिया था अदालत में, और वो बयान उनका जो था वो उसका सार ये था कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही बड़ा कर्तव्य है जितना अच्छाई के साथ सहयोग। अब इस छोटे से वीडियो में वो पूरा बयान मैं आपको नहीं बता सकता, आप उसको पुस्तकों में पढ़ लीजिएगा। वो सारी मॉडर्न हिस्ट्री की जो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं उनमें आपको मिल जाएगा। तो असहयोग आंदोलन भारत ही नहीं बल्कि संसार का पहला अहिंसात्मक आंदोलन था। यह अपने उद्देश्यों में बहुत अधिक सफल न रहा, और उधर तुर्की में भी विद्रोह हो गया कमाल पाशा के नेतृत्व में। कमाल पाशा ने वहाँ खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। तो नतीजा यह हुआ कि खिलाफत की प्रासंगिकता भी उसके साथ ही समाप्त हो गई। किंतु अब हम इस आंदोलन का मूल्यांकन करें मित्रों, तो हम ये देखते हैं कि इस आंदोलन के महत्व को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली, इससे राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक मजबूत बना। कई तरह से राष्ट्रवादी भावनाएं देश के सुदूर भागों तक फैल गईं। अंग्रेजों के आत्मविश्वास को इस आंदोलन ने हिला दिया। शिक्षित वर्ग अंग्रेजों का विश्वास पात्र बन गया। उनका अपना शिक्षित वर्ग जो था, उनको अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे हम क्या करेंगे। प्रशासनिक सेवा के जो पुराने अफसर थे वो अपने पुत्रों को उस सेवा में भेजने से कतराने लगे, प्रशासनिक सेवा में भेजने से कतराने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का आदर्श अगर संकीर्ण अर्थों में देखा जाए तो राजनीतिक नहीं था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो था वो संकीर्ण नहीं था। उनका आदर्श जो था वो क्या था? उनका आदर्श था सत्य एवं अहिंसा के आधार पर मानवीय समस्याओं का हल निकालना। गांधी जी सत्य और अहिंसा के आधार पर मानवीय समस्याओं का हल निकालना चाहते थे। सत्य एवं अहिंसा पर आधारित समाज का निर्माण वहीं पर होता है, या सत्य और अहिंसा पर आधारित समाज वहीं बना रह सकता है मित्रों जहां मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त हो जाता है। मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण जहां न हो, वहीं पर सत्य और अहिंसा पर आधारित समाज का निर्माण संभव है। इस प्रकार गांधी जी के आदर्शों में बड़ी दूर की झांकी थी। गांधी जी बहुत दूर तक देखते थे और बहुत सोच समझ करके वो कोई बात कहते थे। तो इस आंदोलन के द्वारा जनता में उसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की चेतना को जगाने में बड़ी मदद मिली, और जनता में को अपने कष्टों का निराकरण अब स्वराज में ही दिखाई देने लगा। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, अपना राज। तो जनता अब जागरूक हो गई, आर्थिक रूप से जागरूक हो गई, सामाजिक रूप से जागरूक हो गई, राजनीतिक रूप से जागरूक हो गई, सांस्कृतिक रूप से जागरूक हो गई। तो कुल मिलाकर के एक नई चेतना का प्रसार हुआ खिलाफत और असहयोग आंदोलन से। इसको हम एकदम से खारिज नहीं कर सकते कि यह आंदोलन
असफल रहा। काफ़ी मायनों में ये सफल रहा। एक तरह से शिक्षित किया, राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले लोगों को इस आंदोलन ने बहुत बड़ी शिक्षा थी। आंदोलनकारियों को बहुत बड़ी शिक्षा थी, देश के निवासियों को बहुत बड़ी शिक्षा थी। लोगों में को एक नया बोध हुआ और ब्रिटिश राज का जो डर था लोगों के मन में, उस डर पे विजय प्राप्त कर ली गई। यानी कि लोग अब खुल करके ब्रिटिश राज का विरोध करने लगे। अभी तक वो डरते थे कि उनको गोली मार दी जाएगी, जैसे जलियांवाला बाग कांड वगैरह हुआ था। उसके पहले भी बहुत सारे कांड हुए थे, लेकिन अब उनका डर समाप्त हो गया था। लोगों ने तकलीफ सहने की क्षमता जो थी, क्योंकि ये आंदोलन अहिंसक था, इसमें खुद कष्ट सहने की बात कही गई थी, तो इसलिए लोगों की कष्ट सहने की जो क्षमता थी उसका प्रदर्शन देखते ही बनता था और उनमें आत्मविश्वास जागृत हुआ। क्योंकि भारत की जनता उस समय बहुत पिछड़ी हुई थी, अशिक्षित थी, तो इसलिए जो सशस्त्र क्रांति जैसा रास्ता अपनाना उस समय संभव नहीं था। तो गांधी जी का जो तरीका था वही सही था। पहले तो जनता में आत्मविश्वास ही भरना था। तो गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में देश प्रेम और राजनीति तथा आध्यात्म और आप कह सकते हैं कि मजहबी कट्टरता का एक अनोखा मिश्रण था। यानी इसमें असहयोग आंदोलन में देश प्रेम भी था, राजनीति भी थी, आध्यात्म भी था और धार्मिक भावनाएं भी लोगों की जुड़ी हुई थी इससे। तो नेहरू जी ने लिखा है कि दबे हुए, पिछड़े और बंटे हुए लोगों ने अचानक अपनी कमर सीधी की और सिर ऊंचा किया। सारे देश ने इस तरह से बहुत ही अनुशासन पूर्वक इस संघर्ष में भाग लिया। तो इस तरह से मित्रों, खिलाफत और असहयोग आंदोलन आधुनिक भारत का पहला बड़ा आंदोलन था जिसने कि पूरे देश को प्रभावित किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस पर कमेंट करें और जो आपके सुझाव हों वो भी दें। आप ये भी बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा ईमानदारी से कि आपको उस विषय पर वीडियो दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।